हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या। और आज मैं आपको बताऊंगा कि चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर हम अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व की व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं। तो आज वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत किया करो। स्किप करने से आपका नुकसान होता है। हमारा काम है आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन देना, तो वो देते रहेंगे, टेंशन ना लो। मेरी तबीयत खराब है, आपको साउंड में प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी, बट फिर भी मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। तो यही कर्तव्य आपका बनता है कि आप सभी भी मेहनत करो। जिस तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं वैसे आप भी मेहनत करो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर मैंने चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर, देखो सबसे पहले तो वही क्वेश्चन है कि चुंबकत्व के परमाणु मॉडल से आप क्या समझते हैं। तो मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि जो पदार्थ हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन स्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दो प्रकार से गति करते हैं। नंबर 1 चक्रण गति, नंबर 2 कक्ष गति। इन दोनों गतियों के कारण जो पदार्थ है उसमें बहुत से धारालुप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बहुत से धारालुप, जिसकी वजह से पदार्थ में चुंबकत्व आता है। चुंबकत्व का ज़्यादातर जो भाग है वो चक्रण गति का आता था, कक्षीय गति। कुछ बच्चों को कमेंट आया था कि सर चक्रण गति और कक्षीय गति का थोड़ा सा मतलब बता दो। तो देखो आप सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो पृथ्वी ऐसे नहीं घूम रही है, डायरेक्ट नहीं ऐसे घूम रही हो, ऐसे नहीं घूम रही है, बल्कि वो कुछ इस प्रकार से बढ़ रही है आगे, ठीक है। अपनी जगह पर घूम रही है, अपनी अक्ष पर भी घूम रही है और उसके साथ साथ वो आगे भी बढ़ रही है। तो अपनी अक्ष पर घूमना हो गया चक्रण, और उसके साथ साथ आगे बढ़ रही है जिसको हम कहते हैं कक्षीय गति। तो ये होती है चक्रण गति और कक्षीय गति, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टूडेंट, कैसे हम चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकत्व की व्याख्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डायग्राम समझना स्टूडेंट। जितने भी अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें परमाणु चुंबक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परमाणु चुंबक, जिनको हम धारालुप भी कहते हैं। तो धारालुप का मतलब परमाणु चुंबक होता है। तो ये जो आपको, ये तो कोई पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसके अंदर आप सभी को दिखाई दे रहे हैं धारालुप या परमाणुवीय चुंबक। क्या कहते हैं इनको? धारालुप या परमाणुवीय चुंबक। अब यहाँ पर मैंने लिखा है स्टूडेंट कि अनुचुंबकीय पदार्थों में आधिक्य का मतलब ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका चक्रण एक दिशा में होता है, ठीक है। इसलिए इन पदार्थों में नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो देखो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण एक ही दिशा में है, इसी वजह से इन पदार्थों में नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 हो, ऐसा नहीं होता है। आप सभी ने प्रतिचुंबकत्व में देखा था कि उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। तो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये पदार्थ भी कोई चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका रीजन है कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणुवीय चुंबकों की जो अक्षें हैं वो इधर उधर अस्त व्यस्त रहती, मतलब इधर उधर रहती हैं। इसलिए किसी भी दिशा में इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य ही रहता है। अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे तो आप सभी को यहाँ पर परमाणु चुंबक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन सभी परमाणु चुंबकों की जो अक्षें हैं वो इधर उधर हैं। किसी की इधर है, किसी की इधर है, किसी की, मतलब सभी जितनी भी परमाणु चुंबक हैं वो इधर उधर बिखरी हुई हैं। इसलिए किसी भी दिशा में इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अगर हम इस पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाएं, मैंने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगा दी, बी का मतलब क्या है कि हम इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लेकर गए। तो जब इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है तो जितनी भी परमाणुवीय चुंबकें हैं इस पदार्थ में वो सभी घूमकर एक ही दिशा में आ जाती हैं। आप सभी को दिखाई दे रहा है एक ही दिशा में आ चुकी हैं। इसलिए ये पदार्थ किसी भी दिशा में नेट चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर लेते हैं और ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में मामूली सा चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि जब इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सभी परमाणुवीय चुंबकों की अक्षें घूमकर एक ही दिशा में आ जाती हैं। इसलिए ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली सा चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? बहुत ही इजी है। और सबसे पहले तो आपको चुंबकत्व का परमाणु मॉडल लिखना पड़ेगा, मैं आप सभी को लिखा चुका हूँ बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको ये वाला लिखना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही सिंपल सा है। पहला डायग्राम आप देख रहे हो कि हमने जो पदार्थ है उसको चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होगा कि जो धारालुप या परमाणु चुंबकें हैं उन सभी की अक्षें इधर उधर होंगी। लेकिन जब इस पदार्थ को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो जितनी भी परमाणु चुंबकें होंगी उन सभी की अक्षें घूमकर एक ही दिशा में आ जाएंगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि अनुचुंबकीय पदार्थों में जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका चक्रण एक ही दिशा में होता है, इसलिए इन पदार्थों में नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में आपने देखा था कि उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है।
होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये पदार्थ भी कोई चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। रीजन आप सभी को दिखाई दे रहा है कि जितने भी परमाणु चुंबकें हैं उन सभी की अक्षें इधर उधर हैं, इसलिए किसी भी दिशा में इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 ही रहता है। लेकिन जब इन पदार्थों को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जितनी भी परमाणु चुंबकें होती हैं उन सभी की अक्षें घूमकर एक ही दिशा में आ जाती हैं, इसलिए ये पदार्थ उस दिशा में नेट चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली सा चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। यही मैंने लिखा है कि जब इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सभी परमाणु चुंबकों की अक्षें घूमकर एक ही दिशा में आ जाती हैं। आपको सेकंड डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसलिए ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली सा चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर आप इस टाइप से लिखोगे, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतने नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना, क्योंकि इससे पहले चुंबकत्व का परमाणु मॉडल आपको लिखना है, उसके बाद इसकी व्याख्या करनी है। क्लियर सभी को। और अणुचुंबकत्व के बारे में आप सभी जानते हो कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब इनको हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या फिर किसी शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के पास ले जाया जाता है तो ये उस चुंबकीय क्षेत्र की ही ओर मामूली सा चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इन पदार्थों का यह जो गुण है इसको हम अणुचुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना, और या पैरामैग्नेटिज्म भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा आज का कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगला जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो क्यूरी ताप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि अणुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ इन दोनों से ही रिलेटेड है वो। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो यार, मेहनत करो बस आप सभी। आपकी देखो हम ऑप्टिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी ऑप्टिक्स भी चलेगी, इसके साथ साथ हमारा पार्ट 1 भी चलेगा। तो हम जितनी मेहनत आप सभी के लिए कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी मेहनत करो तभी 90+ का सपना हमारा पूरा हो पाएगा। ठीक है, मेहनत करते रहो, सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो चाहो वो पा सकते हो, बस आपके इरादे मजबूत होने चाहिए और आपके अंदर थोड़ा सा जुनून होना चाहिए। ठीक है, किसी काम को करने का। तो अब आप अगली हेडिंग डाल लो, क्यूरी ताप। क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। तो यहाँ लिखोगे वह ताप जिससे ऊपर पदार्थ को गर्म करने पर, जिससे ऊपर पदार्थ को गर्म करने पर वह अणुचुंबकीय बन जाता है, वह अणुचुंबकीय बन जाता है तथा नीचे ठंडा करने पर, मतलब जो टेम्परेचर है उससे नीचे ठंडा करना, ठीक है ना, तथा नीचे ठंडा करने पर वह लौह चुंबकीय बन जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस समझने का प्रयास करना। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँ, यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस, निकिल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस तथा कोबाल्ट का क्यूरी ताप 1121 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप सभी याद रखना। इनका मतलब क्या है मैं आप सभी को बता रहा हूँ। एक यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि किस टाइप से बोर्ड में पूछ सकता है वो। यहाँ पर वो बोलेगा लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है ये मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप आंसर में लिखोगे लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस है। इस कथन का अर्थ यह है, इस कथन का अर्थ यह है कि लोहे को 770 डिग्री सेल्सियस ताप से ऊपर गर्म करने पर
वह अनुचुंबकीय बन जाता है, वह अनुचुंबकीय बन जाता है तथा 770 डिग्री सेल्सियस ताप से नीचे ठंडा करने पर वह लौह चुंबकीय बन जाता है, लौह चुंबकीय बन जाता है। तो आपको क्लियर हो गया। देखो वह टेम्परेचर, वह ताप जिससे ऊपर अगर हमने पदार्थ को गर्म किया, जिससे ऊपर पदार्थ था, 2 बार लिख गया, ठीक है ना, जिससे ऊपर पदार्थ को गर्म करने पर वह क्या बन जाएगा, अनुचुंबकीय बन जाता है। कोई एक निश्चित टेम्परेचर है, अगर हमने उससे ऊपर पदार्थ को गर्म किया तो वो क्या बन गया, अनुचुंबकत्व, अनुचुंबकीय बन गया। और अगर हमने उस टेम्परेचर से नीचे ठंडा कर दिया तो क्या बन जाएगा, लौह चुंबकीय। तो मैंने यही लिखा है, अनुचुंबकीय बन जाता है तथा नीचे ठंडा करने पर वह लौह चुंबकीय बन जाता है। तो जो टेम्परेचर है, जो ताप है, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी ताप कहा जाता है। यहाँ पर आपको एग्जांपल याद रखना है, लोहे का जो क्यूरी ताप है वो 770 डिग्री सेल्सियस होता है, इस चीज को याद रखना। निकिल का जो क्यूरी ताप है वो 358 डिग्री सेल्सियस होता है, और कोबाल्ट का जो क्यूरी ताप है स्टूडेंट वो 1121 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन करके दिखा दिया आप सभी को, इसी प्रकार से दोनों का भी बना सकते हो। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि निकिल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम निकिल को 358 डिग्री सेल्सियस ताप से ऊपर गर्म करेंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ में। और अगर हमने 358 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया तो क्या बन जाएगा, लौह चुंबकीय, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लौह चुंबकीय होती हैं। बट हमने अगर उसको 358 से ऊपर गर्म कर दिया तो वह बन जाएगा अनुचुंबकीय। यही आप करोगे कोबाल्ट के लिए, कि कोबाल्ट को अगर हमने 1121 डिग्री सेल्सियस ताप से ऊपर गर्म किया तो कोबाल्ट हमारे क्या बन जाएगा, अनुचुंबकीय। और अगर हमने 1121 से नीचे ठंडा किया तो वो क्या बन जाएगा, लौह चुंबकीय। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो इस कथन का मतलब है कि अगर हमने लोहे को 770 डिग्री सेल्सियस ताप से ऊपर गर्म किया तो 770 से ऊपर गर्म करने पर वह क्या बन जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह हो जाएंगी। और अगर हमने उसको 770 डिग्री सेल्सियस ताप से नीचे ठंडा किया तो वो फिर से क्या बन जाएगा स्टूडेंट, लौह चुंबकीय बन जाता है। तो यहाँ पर 770 डिग्री सेल्सियस क्या है, एक क्यूरी टेम्परेचर है, ठीक है, क्यूरी ताप कहलाएगा। निकिल का क्यूरी ताप 358 है और कोबाल्ट का क्यूरी ताप 1121 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये 2 क्वेश्चंस आप खुद बना के देखना। इसी टाइप से बस आपको चेंज करना, लोहे की जगह निकिल कर दोगे और कोबाल्ट कर दोगे, यहाँ पर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे और क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखोगे। इतना तो कर लेना, कर सकते हो ना, होशियार हो गए अब तो, ठीक है। इसके सॉल्व ले लो जल्दी से, फिर एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या। देखो क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूँ, उसका रीजन है कि अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो यार बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है और वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, तो हमारा टाइम तो यार उससे ज़्यादा ही जाता है, बट आपका टाइम बच जाए क्योंकि आपके पास इतना डाटा नहीं होता है, इसी वजह से उसको लिखा जाता है। मैं तो यार जैसे बोलोगे वैसे पढ़ाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसको फिर आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत है बता देना, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, किस टाइप से पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि चुंबकत्व के परमाणु मॉडल से आप क्या समझते हैं, और चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर हमें लौह चुंबकत्व की व्याख्या करनी है। देखो प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या मैं आपको करवा चुका हूँ, अनुचुंबकत्व की व्याख्या करवा चुका हूँ, और अब हम पढ़ने वाले हैं लौह चुंबकत्व की व्याख्या। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अब देखो स्टूडेंट आंसर में आपको क्या लिखना है, ठीक है, समझने का प्रयास करना। देखो लौह चुंबकीय पदार्थों का भी, जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनका भी प्रत्येक परमाणु एक पूर्ण चुंबक होता है। उनकी जितने परमाणु होंगे, आप सभी जानते हो कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या किससे मिलकर बनते हैं, परमाणुओं से। तो इनका भी प्रत्येक परमाणु एक पूर्ण चुंबक होता है। लेकिन इन पदार्थों में कुछ ऐसी अन्योन्य क्रिया, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं जिससे पदार्थों में परमाणुीय चुंबकों की अक्षें घूमकर एक ही दिशा में आ जाती हैं, और इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो आप सभी को ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये स्टूडेंट डोमेन्स हैं,
ये सभी क्या है, डोमेन्स। और इन डोमेनों में क्या होता है कि जितनी भी परमाणु चुंबकें होंगी उनकी दिशा एक ही होगी। तो इसमें देखो एक ही दिशा में है सभी, इसमें देखोगे तो एक ही दिशा में सभी, इसमें देखोगे तो एक ही दिशा में, नीचे की ओर है बट एक ही दिशा में होंगी सभी, इसमें एक ही दिशा में होंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है। और इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, डोमेन। इस सभी को, इसका नाम याद रखना डोमेन, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है शॉर्ट में कि डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। तो डोमेन किस पदार्थ बनते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थों में बनते हैं। क्लियर है। इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। और प्रत्येक डोमेन में 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21 तक परमाणु चुंबकें होती है। इस चीज को याद रखना। एक जो डोमेन आप सभी को दिखाई दे रहा है इसमें 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21 तक परमाणु चुंबकें होंगी। सेम इसमें होंगी, सेम इसमें होंगी और सेम इसमें होंगी। तो प्रत्येक डोमेन में 10 की पावर 17 से लेकर 10 की पावर 21 तक परमाणु चुंबक होते हैं। आगे आपको लिखना है, अतः प्रत्येक डोमेन एक पूर्ण चुंबक होता है। तो ये जो डोमेन आपको दिखाई दे रहे हैं एक पूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। ये प्रत्येक डोमेन क्या होगा, एक पूर्ण चुंबक होगा। ठीक है, लेकिन ये पदार्थ भी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। उसका रीजन आप सभी देख रहे हो कि इसमें परमाणु चुंबकों की अक्षय की दिशा में, इसमें किसी अलग दिशा में, इसमें किसी अलग दिशा में, इसमें किसी अलग दिशा में। तो किसी भी दिशा में इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य ही रहेगा, चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि परमाणु चुंबकों की जो अक्षय हैं, परमाणु चुंबकों की जो अक्षय हैं वो इधर उधर होती हैं। यहाँ कुछ और हैं, यहाँ कहीं और हैं, यहाँ किसी और दिशा में, यहाँ किसी और दिशा में है। इसलिए किसी भी दिशा में इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य ही रहता है। क्लियर है ना यहाँ तक। आगे आपको क्या लिखना है कि अगर हमने इन पदार्थों को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो जब इनको हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो दो प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण आने की संभावना रहती है। पहला है डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन के द्वारा और दूसरा है डोमेनों के घूर्णन के द्वारा। तो इसको समझने का प्रयास करना। इस प्रकार का जो होने वाला है ये होता है स्टूडेंट दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में। अगर चुंबकीय क्षेत्र हमारा दुर्बल है तो वहां पर ये वाली पोजीशन आएगी। इसमें क्या होता है, हमने इसको दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो अगर हमने इधर साइड रखा है तो इधर साइड की जो सीमा है, परिसीमाएं देखो आप सब भी देख रहे हो बढ़ जाएगी, लेकिन जो विपरीत साइड की जो परिसीमाएं हैं वो सभी घट जाएंगी। तो किसी भी दिशा में ये अब देखो ज्यादातर जो परमाणु चुंबकें होंगी उनकी दिशा एक ही हो जाएगी। कुछ में आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर चुंबक की परमाणु जो चुंबकें हैं उनके अक्षय किसी और दिशा में है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा ये कवर कर लिया चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा ने। तो इस दिशा में जितनी भी परमाणु चुंबकें होंगी वो इसी दिशा में आ जाएंगी। इसी वजह से ये पदार्थ मामूली सा चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में डोमेनों की परिसीमाओं के, और यहाँ पर इस डोमेन की परिसीमा क्या देख रहे हो आप सभी बढ़ चुकी है, और जो विपरीत साइड में डोमेन्स हैं इनकी जो परिसीमा स्टूडेंट वो घट चुकी है। तो ये सब होता है दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में। लेकिन अगर हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, अब यही पोर्शन है बट इसमें क्या है कि सभी परमाणु चुंबकों की अक्षें क्या देख रहे हो आप सभी एक ही दिशा में आ चुकी हैं। इसलिए ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर सभी परमाणु चुंबकों की अक्षें एक ही दिशा में हैं। और ये सब कुछ किसके कारण होता है, डोमेनों के घूर्णन के द्वारा। अब डोमेन है, डोमेन में आप सभी देख रहे हो परमाणु चुंबकें होती हैं। परमाणु चुंबकें सभी डोमेन्स में घूमकर एक ही दिशा में आ जाएंगी, उस दिशा में आएंगी जिस दिशा में हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र हमारा कैसा हो स्टूडेंट, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र हो। और ये कब होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र हमारा प्रबल हो। तो आप आसानी से लिख सकते हो कि जब पदार्थ को किसी दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो डोमेनों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में डोमेनों की जो परिसीमा है बढ़ जाती है, और डोमेनों के विपरीत दिशा में, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो डोमेन्स है उनकी परिसीमा घट जाती है। इसी वजह से ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकत्व या चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो चुंबकीय आघूर्ण है ये दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम प्रबल की बात करेंगे तो जब, अब यहाँ पर क्या होगा, डोमेनों का घूर्णन हो रहा है, डोमेन घूर्णन करेंगे, और डोमेन जब घूर्णन करेंगे तो उसमें जो परमाणु चुंबकें हैं वो सभी घूमकर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में आ जाएंगे। आप सभी इस डायग्राम में देख सकते हो। तो ये वाला जो होगा ये कब होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में। तो यहाँ लिखोगे जब पदार्थों को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो डोमेनों में जो परमाणु चुंबकें हैं वो उन सभी की अक्षें घूमकर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में आ जाती हैं। इसी वजह से ये जो पदार्थ हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप आसानी से लिख पाओगे। थोड़ी सी थ्योरी लिख लेना, जो मैंने आप सभी को बोली है वो लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम बचा हुआ है, वही लिखना है। पहला पॉइंट में आपको ये वाला समझाना है, क्योंकि ये वाला तो हमने यहाँ पर समझा दिया है। बहुत सिंपल है कुछ नहीं। जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनका भी प्रत्येक परमाणु पूर्ण चुंबक होता है, आप सभी यहाँ देख रहे हो। लेकिन इन पदार्थों में कुछ ऐसी अन्योन्य क्रियाएं हो जाती हैं कि
पदार्थों में जो परमाणु चुंबकें हैं उनकी अक्षें घूमकर एक ही दिशा में आ जाती हैं। ये जो है ना, ये घटनाओं के कारण हुआ है। ये डोमेन्स बने हैं ना, ये घटनाओं के कारण बने, जो अन्योन्य क्रिया हुई ना उनके कारण बने हैं। अब इन डोमेन्स में कितने परमाणु चुंबक होते हैं? 10 की पावर 17 से लेकर 10 की पावर 21 तक परमाणु चुंबक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये पदार्थ भी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। अगर आप इस डोमेन में देखोगे तो परमाणु चुंबकों की अक्षय ऊपर की ओर है, इसमें देखोगे किसी और दिशा में है, इसमें देखोगे किसी और दिशा में है, इसमें देखोगे किसी और दिशा में है। इसलिए किसी भी दिशा में इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य ही रहता है। लेकिन जब इन पदार्थों को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें दो प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण आने की संभावना रहती है। पहली है डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन के द्वारा। अगर हमने इन पदार्थों को किसी दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित जो डोमेन्स हैं उनकी परिसीमा बढ़ जाती है और विपरीत दिशा में जो होंगे उनकी डोमेनों की परिसीमा घट जाती है। इसी वजह से ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब इन पदार्थों को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो डोमेनों में जो परमाणु चुंबकें हैं वो सभी की सभी घूमकर एक ही दिशा में आ जाती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाती हैं। इसी वजह से ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर तेजी से चुंबकित हो जाते हैं। लेकिन कब होंगे? जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का ये है और ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर है ना? अगर ना हो तो कमेंट करके बता देना। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि आपको क्लियर कराऊं और ऐसे लिखने का भी रीजन है, आप सभी जानते हो। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।